आपकी किस्मत उस दिन से तय हो जाती है जब आप बोलना शुरू करते हैं। या तो आपकी बातों से लोग आपको याद रखेंगे या फिर आपकी चुप्पी से आपको भुला देंगे। दुनिया में सबसे काबिल लोग अक्सर पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो बोल नहीं पाते, और जो बोलते हैं वो आगे निकल जाते हैं। कितना आयरॉनिक है ना। स्कूल में हमें सब कुछ सिखाया गया, इक्वेशंस, ग्रामर, हिस्ट्री, लेकिन कैसे बोलना है, कैसे अपनी बात को लोगों के दिल तक पहुंचाना है, ये किसी ने नहीं सिखाया। और यही वजह है कि आज कम्युनिकेशन स्किल ना होने के कारण लाखों लोग वो जिंदगी नहीं जी पा रहे जिसके वो हकदार हैं। लेकिन अब और नहीं, क्योंकि अब आपके पास है कम्युनिकेशन स्किल्स 4th एडिशन हैंडबुक। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक वॉइस कोच है, एक गाइड है, एक मिरर है जो आपको दिखाता है कि आप कहाँ अटकते हो, कैसे बोल सकते हो और कैसे दूसरों पर ऐसा इंप्रेशन छोड़ सकते हो जो वो कभी भूल ना पाए। इस किताब के ऑथर ने कम्युनिकेशन को क्लासरूम की किताब नहीं बल्कि बैटलफील्ड की स्ट्रैटेजी की तरह सिखाया है, जिससे आप चाहे क्लासरूम में हो या बोर्ड रूम में, हर जगह अपनी बात रख सकें और सही लोगों को सही समय पर इन्फ्लुएंस कर सकें। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों की असली ताकत को सही अंदाज में समझना, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द ग्रेट राठौर को, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबें नहीं सुनाते, हम आपको खुद से मिलवाते हैं। और एक बात कमेंट करके जरूर बताइए, अगर आज आपको पूरी दुनिया के सामने एक बात कहनी होती तो आप क्या कहते? आपका एक वाक्य किसी की जिंदगी बदल सकता है। अब चलिए शुरू करते हैं इस किताब की वो बातें जो आपकी आवाज को आपकी सबसे बड़ी ताकत बना देंगी। जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान इस पर जाता है कि हमें क्या बोलना है या क्या लिखना है। लेकिन कम्युनिकेशन का असली कमाल तब होता है जब हम ये समझ पाते हैं कि किस समय, किस तरह और किस दिशा में बात रखनी है। सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल काफी नहीं होता, बल्कि उन शब्दों की टाइमिंग, टोन, स्ट्रक्चर और रेलेवेंस भी उतनी ही जरूरी होती है। यही बात इस अध्याय में सिखाई जाती है कि कैसे एक अच्छा कम्युनिकेटर बना जाए और किन पैरामीटर्स के जरिए आपकी कम्युनिकेशन को परखा जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वो फ्लुएंटली बोल सकते हैं तो कम्युनिकेशन में महारत हासिल है, लेकिन असल में फ्लुएंसी के साथ साथ क्लैरिटी, पर्पस, स्ट्रक्चर और इम्पैक्ट का भी होना जरूरी है। इसी को समझने के लिए यह चैप्टर आपको एवेल्युएशन के ऐसे मानकों से रूबरू कराता है जो किसी भी लिखित या मौखिक संवाद की गुणवत्ता को तय करते हैं। चाहे आप किसी रिपोर्ट की तैयारी कर रहे हों, निबंध लिख रहे हों या फिर किसी मीटिंग में अपनी बात रखने जा रहे हों, हर जगह आपकी प्रेजेंटेशन का आकलन एक तय प्रक्रिया के आधार पर होता है। इन मानकों में सबसे पहले आता है स्पष्टता। क्या आपकी बात सीधी, साफ और समझने लायक है? क्या आपके शब्द पाठक या श्रोता को उलझा रहे हैं या स्पष्ट संदेश दे रहे हैं? क्लैरिटी वो नींव है जिस पर कम्युनिकेशन की पूरी इमारत खड़ी होती है। उसके बाद आता है रेलेवेंस, यानी जो आप कह रहे हैं क्या वो उस कॉन्टेक्स्ट के लिए सही और जरूरी है या नहीं। कई बार लोग बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन बात का मकसद खो जाता है क्योंकि उसमें दिशा नहीं होती। इसके अलावा स्ट्रक्चर भी बहुत अहम है। एक बेहतरीन संवाद या लेख हमेशा एक निर्धारित फ्लो में चलता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। अगर आपकी बात बिखरी हुई है तो उसका असर भी कमजोर होगा। अच्छा कम्युनिकेशन वही है जो लिसनर या रीडर को शुरू से अंत तक एक जर्नी पर ले जाए। और इसी तरह टोन भी मायने रखती है। क्या आपका टोन फॉर्मल है या इनफॉर्मल? क्या उसमें स्पष्टता है या हिचकिचाहट? हर कॉन्टेक्स्ट के लिए एक सही टोन का चुनाव कम्युनिकेशन को और असरदार बना देता है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि सेल्फ असेसमेंट कितना जरूरी है। हम अक्सर दूसरों से फीडबैक लेना तो पसंद करते हैं, लेकिन खुद को एनालाइज करना भूल जाते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कहां तक पहुंची हैं, तो आपको खुद से ये सवाल करने होंगे। क्या मेरी बात लोगों को समझ आती है? क्या मेरी लेखन संगठित है? क्या मेरी प्रस्तुति एंगेज करती है या बोर?
ये सवाल आपको खुद को सुधारने की दिशा में ले जाएंगे। इसके अलावा एक और जरूरी पहलू है उद्देश्य। बहुत से लोग कम्युनिकेशन को एक जनरल स्किल समझते हैं, लेकिन हर बात, हर मैसेज का एक मकसद होता है। इस चैप्टर में यही सिखाया गया है कि आप कैसे अपने उद्देश्य को पहले से तय करें और फिर उसी के अनुसार कंटेंट तैयार करें। क्योंकि जब उद्देश्य साफ होता है तो शब्द अपने आप सही जगह लगते हैं। यह अध्याय कम्युनिकेशन को सिर्फ एक आर्ट नहीं, बल्कि एक मेजरेबल साइंस की तरह देखता है। यह आपको वो पैरामीटर्स देता है जिनकी मदद से आप खुद को नाप सकते हैं और सुधार सकते हैं। और यही नहीं, ये एक ब्लूप्रिंट देता है, यानी एक ऐसा खाका जिसे फॉलो करके आप अपनी स्पीकिंग या राइटिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो यह समझना जरूरी है कि आपके असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशंस या वीवा को किस आधार पर जज किया जाता है। और अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो यह जानना जरूरी है कि आपकी ईमेल, प्रपोजल या क्लाइंट मीटिंग कैसे इवैल्यूएट होती है। यह चैप्टर इन सभी सवालों के जवाब देता है। अंत में बात बस इतनी सी है, अगर आप बेहतर कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं तो आपको सिर्फ बोलने या लिखने की प्रैक्टिस नहीं करनी, बल्कि यह भी समझना होगा कि आपकी बातों को कैसे सुना, पढ़ा और समझा जाता है। और जब आपको यह आ जाता है तब आपकी हर बात असर छोड़ने लगती है। यही है इस चैप्टर की असली ताकत। हम जब भी कुछ लिखते हैं या किसी विषय पर बात करते हैं तो कई बार हमारी सोच, हमारी बातें किसी और के विचारों, तथ्यों या रिसर्च पर आधारित होती हैं। हम किसी किताब से कोई कॉन्सेप्ट लेते हैं, किसी वेबसाइट से कोई डेटा उठाते हैं या किसी विशेषज्ञ की कही गई बातों का जिक्र करते हैं। लेकिन अगर हम उन स्रोतों का नाम नहीं बताते तो यह न सिर्फ अनैतिक होता है, बल्कि हमारे कम्युनिकेशन की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठता है। इसीलिए इस अध्याय में सिखाया गया है कि रेफरेंसिंग यानी किसी स्रोत को सही तरीके से कैसे कोट किया जाए ताकि हमारी बात का आधार मजबूत हो और हम एक जिम्मेदार कम्युनिकेटर बन सकें। जब हम रेफरेंसिंग की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि आपने जो जानकारी दी है वो आपने कहां से ली है और किसके शब्दों या शोध का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे एक तरह से इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी भी कह सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे के काम को अपना कहकर पेश करते हैं तो वो प्लेजरिज्म कहलाता है, जो किसी भी एकेडमिक या प्रोफेशनल दुनिया में एक गंभीर अपराध माना जाता है। लेकिन जब आप ईमानदारी से सोर्स को क्रेडिट देते हैं तो आपकी बातों की वैल्यू बढ़ती है और लोग आपको एक भरोसेमंद व्यक्ति मानते हैं। सही रेफरेंसिंग से दो बातें होती हैं। पहली, आप अपने विचारों को एक ठोस आधार पर पेश कर पाते हैं, और दूसरी, आप उस व्यक्ति या स्रोत का सम्मान करते हैं जिससे आपने जानकारी ली है। यह पूरी प्रक्रिया कम्युनिकेशन को प्रोफेशनल बनाती है और यह दिखाती है कि आपने विषय को गहराई से समझा है और अपने विचार बनाते समय अच्छे रिसर्च रिसोर्सेज का सहारा लिया है। इस अध्याय में बताया गया है कि रेफरेंसिंग के भी अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे कि APA, MLA, हार्वर्ड या चिकागो स्टाइल। हर फॉर्मेट का अपना स्ट्रक्चर होता है और अलग अलग डिसिप्लिन्स में उसका उपयोग किया जाता है। जैसे सोशल साइंसेज में ज्यादातर APA स्टाइल चलता है तो ह्यूमैनिटीज में MLA ज्यादा कॉमन है। इस चैप्टर में इन्हें बहुत ही आसान भाषा में समझाया गया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो और हर फॉर्मेट को अपने कॉन्टेक्स्ट के अनुसार अप्लाई कर सकें। साथ ही यह भी समझाया गया है कि रेफरेंसिंग सिर्फ किताबों और रिसर्च पेपर तक सीमित नहीं है। आज के समय में लोग इंटरनेट, ब्लॉग, वीडियो, सोशल मीडिया पोस्ट और पॉडकास्ट तक से जानकारी लेते हैं। इन सभी डिजिटल सोर्सेस को भी क्वोट करने का एक सही तरीका होता है। जब आप यह सीख लेते हैं तो आपकी राइटिंग और ज्यादा क्रेडिबल बन जाती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि जब आप रेफरेंसिंग के जरिए अपने सोर्सेज को क्लियरली मेंशन करते हैं तो आप अपने रीडर्स को यह भी मौका देते हैं कि वो चाहें तो उस सोर्स को खुद जाकर पढ़ या जांच सकें। यह अध्याय आपको यह भी सिखाता है कि किस जगह पर साइटेशन देना चाहिए, जैसे कि किसी सीधी क्वोट के बाद या तब
जब आप किसी के विचारों को पैराफ्रेज करते हैं। सिर्फ शब्द बदल देने से ओरिजिनल आइडिया आपका नहीं बन जाता। अगर आप किसी की सोच को अपने शब्दों में भी कह रहे हैं तो भी क्रेडिट देना जरूरी होता है, और यही चीज आपको एक एथिकल कम्युनिकेटर बनाती है। कम्युनिकेशन का मकसद सिर्फ अपने विचार रखना नहीं है, बल्कि यह भी दिखाना है कि आप दूसरों की मेहनत की इज्जत करते हैं। जब आप सही रेफरेंसिंग करते हैं तो आप एक ऐसी भाषा बोलते हैं जिसमें ट्रस्ट होता है, ऑथेंटिसिटी होती है और प्रोफेशनलिज्म झलकता है। आप सिर्फ एक स्पीकर या राइटर नहीं रहते, आप एक जिम्मेदार ज्ञान साझा करने वाले बन जाते हैं। यही कारण है कि चाहे आप एक स्टूडेंट हों जो असाइनमेंट लिख रहा है, या एक रिसर्चर हों जो किसी नई थ्योरी पर काम कर रहा है, या एक प्रोफेशनल जो रिपोर्ट बना रहा है, सही रेफरेंसिंग का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। यह सिर्फ एक फॉर्मल प्रक्रिया नहीं, बल्कि आपकी थिंकिंग और वैल्यूज का रिफ्लेक्शन है। अंत में बात इतनी सी है कि सही बातें कहना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है सही व्यक्ति को उसका श्रेय देना। और जब आप ये करना सीख जाते हैं, तब आपका कम्युनिकेशन सिर्फ इम्पैक्टफुल ही नहीं, बल्कि सम्मानजनक भी बन जाता है। यही इस अध्याय की असली सीख है। जब आप किसी प्रोफेशनल सेटिंग में काम करते हैं या हायर एजुकेशन में होते हैं, तो एक स्किल ऐसी है जिसकी जरूरत लगभग हर जगह पड़ती है, और वो है रिपोर्ट लेखन। रिपोर्ट लिखना सिर्फ कुछ फैक्ट्स को जमा करके पेज पर लिख देने का नाम नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रक्चर्ड और लॉजिकल ढंग से किसी विषय को प्रेजेंट करने की कला है। ये अध्याय आपको सिखाता है कि कैसे आप एक फॉर्मल रिपोर्ट बना सकते हैं जो न सिर्फ साफ सुथरी हो, बल्कि उसका उद्देश्य भी स्पष्ट हो और पढ़ने वाले पर सही प्रभाव डाले। एक रिपोर्ट का मकसद होता है किसी समस्या, इवेंट या विषय पर ऑब्जेक्टिव यानी निष्पक्ष तरीके से जानकारी देना। इसमें आपकी पर्सनल राय या भावनाएं नहीं होती, बल्कि डेटा, एनालिसिस और कंक्लूजन के आधार पर बातें रखी जाती हैं। यही चीज रिपोर्ट को यूनिक बनाती है। इसमें वो तटस्थता होती है जो डिसीजन मेकर्स को हेल्प करती है कि वे सही कदम उठा सकें। इस अध्याय में यही सिखाया गया है कि एक रिपोर्ट को कैसे प्लान किया जाता है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है ताकि कम्युनिकेशन प्रभावशाली हो। सबसे पहले समझिए कि एक अच्छी रिपोर्ट हमेशा एक निर्धारित फ्लो में चलती है। यह शुरू होती है एक स्पष्ट टाइटल से जो यह बताता है कि रिपोर्ट किस बारे में है। इसके बाद आता है समरी या एग्जीक्यूटिव ओवरव्यू, जिसमें पूरी रिपोर्ट का सारांश होता है ताकि जिसे जल्दी में जानकारी चाहिए वो बिना पूरी रिपोर्ट पढ़े समझ सके कि अंदर क्या है। फिर आता है इंट्रोडक्शन, जहां आप बैकग्राउंड बताते हैं और ये बताते हैं कि आपने रिपोर्ट क्यों बनाई है और इसका उद्देश्य क्या है। इसके बाद रिपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है मेन बॉडी। यहां पर आप डिटेल्स में एनालिसिस करते हैं, डेटा को पेश करते हैं, चार्ट्स, ग्राफ्स या फैक्ट्स को लॉजिकली अरेंज करते हैं और स्टेप बाय स्टेप उस विषय पर पूरी क्लैरिटी देते हैं। इसके बाद आता है कंक्लूजन, जहां आप पूरे एनालिसिस का निचोड़ पेश करते हैं, लेकिन बिना किसी बायस के। और अंत में रिकमेंडेशंस या सजेशंस दिए जाते हैं जो प्रैक्टिकल और डेटा बेस्ड होते हैं। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि एक रिपोर्ट को लिखते समय भाषा का चुनाव कितना जरूरी होता है। रिपोर्ट की भाषा हमेशा फॉर्मल, डायरेक्ट और क्लियर होनी चाहिए। इसमें जार्गन या बहुत फैंसी वर्ड्स से बचना चाहिए, क्योंकि इसका मकसद इंप्रेस करना नहीं बल्कि इन्फॉर्म करना होता है। शॉर्ट पैराग्राफ्स, बुलेट पॉइंट्स और सब हेडिंग्स का प्रयोग भी रिपोर्ट को और ज्यादा रीडेबल बना देता है। साथ ही प्रूफ रीडिंग की अहमियत भी बताई गई है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी रिपोर्ट की क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको रिपोर्ट्स प्रोजेक्ट्स, रिसर्च असाइनमेंट्स और फील्ड वर्क के समय लिखनी पड़ती है। और अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स, ऑडिट रिपोर्ट्स, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स या क्लाइंट प्रेजेंटेशंस की तैयारी करनी होती है। हर जगह पर आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप अपने विचारों
और ऑब्जर्वेशंस को एक प्रोफेशनल फॉर्मेट में पेश करें ताकि रीडर को पूरी बात एक बार में समझ आ जाए और उसके आधार पर एक्शन लिया जा सके। इस अध्याय की एक और खासियत यह है कि इसमें रिपोर्ट राइटिंग को एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की तरह समझाया गया है, यानी प्लानिंग से लेकर फाइनल ड्राफ्ट तक हर स्टेप को आसान भाषा में इस तरह एक्सप्लेन किया गया है कि बिगिनर भी इसे समझ सके। साथ ही इसमें कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी दिए गए हैं, जैसे कि पहले आउटलाइन बनाएं, फिर रेलेवेंट डेटा इकट्ठा करें, उसके बाद ड्राफ्ट तैयार करें और अंत में उसे रिवाइज करें। ये टिप्स न केवल आपकी रिपोर्ट को बेहतर बनाते हैं बल्कि आपको कॉन्फिडेंट भी बनाते हैं। रिपोर्ट लेखन एक ऐसी स्किल है जो आपकी कम्युनिकेशन को नेक्स्ट लेवल तक ले जाती है। यह न सिर्फ आपकी प्रोफेशनल पहचान को मजबूत करती है बल्कि आपको एक ऑर्गेनाइज्ड थिंकर भी बनाती है। जब आप सीख जाते हैं कि कॉम्प्लेक्स जानकारी को कैसे सिंपल, स्ट्रक्चर्ड और प्रभावशाली तरीके से पेश किया जाए, तो आप हर सेटिंग में अपनी बात मजबूती से रख सकते हैं। अंत में रिपोर्ट लिखना सिर्फ एक फॉर्मेट फॉलो करना नहीं है, ये एक सोचने और कम्युनिकेट करने का तरीका है। और जब आप इस तरीके को अपनाते हैं तो आप न सिर्फ एक बेहतर राइटर बनते हैं बल्कि एक प्रभावशाली कम्युनिकेटर भी। यही इस अध्याय की सबसे जरूरी सीख है। निबंध लेखन को अक्सर एक एकेडमिक एक्टिविटी समझ लिया जाता है, जैसे कि यह सिर्फ परीक्षा में लिखने वाली चीज है, लेकिन वास्तव में निबंध आपके विचारों को अभिव्यक्त करने की एक कला है। यह सिर्फ शब्दों को जोड़ने का खेल नहीं है, बल्कि ये आपके सोचने, समझने और तर्क देने की क्षमता को दर्शाता है। यही कारण है कि एक अच्छा निबंध लिखना किसी भी छात्र या प्रोफेशनल के लिए एक महत्वपूर्ण स्किल है। इस अध्याय में आपको यही सिखाया जाता है कि एक प्रभावशाली निबंध कैसे लिखा जाए, ऐसा निबंध जो पढ़ने वाले को शुरुआत से अंत तक बांधे रखे। निबंध लेखन की सबसे पहली जरूरत है स्पष्ट सोच। जब तक आपके विचार स्पष्ट नहीं होंगे तब तक आप उन्हें सही शब्दों में ढाल नहीं पाएंगे। इस चैप्टर में यही बताया गया है कि निबंध शुरू करने से पहले आपको अपने विचारों को व्यवस्थित करना चाहिए। विषय को समझना, उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करना और फिर एक सेंट्रल आइडिया तय करना, यह प्रक्रिया निबंध को गहराई देती है। क्योंकि निबंध में केवल सूचनाएं देना ही काफी नहीं होता, उसमें लेखक की सोच और दृष्टिकोण भी झलकनी चाहिए। इसके बाद आता है संरचना का हिस्सा। एक अच्छा निबंध हमेशा 3 हिस्सों में बंटा होता है: प्रस्तावना, मुख्य भाग और निष्कर्ष। प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन वह हिस्सा है जहां आप पाठक का ध्यान खींचते हैं। यह छोटा, स्पष्ट और विषय से जुड़ा होना चाहिए। इसमें विषय की पृष्ठभूमि दी जाती है और बताया जाता है कि निबंध किस दिशा में जाएगा। फिर आता है मुख्य भाग, जहां राइटर अपने तर्कों, उदाहरणों और तथ्यों के साथ विषय को विस्तार से समझाता है। यही वह हिस्सा होता है जहां आप अपने आर्ग्यूमेंट्स को जस्टिफाई करते हैं। और अंत में होता है निष्कर्ष, जिसमें पूरे निबंध का सार बताया जाता है और राइटर का अंतिम दृष्टिकोण सामने आता है। इस चैप्टर में निबंध को आकर्षक बनाने के लिए कई जरूरी टिप्स भी दिए गए हैं, जैसे कि भाषा को सरल लेकिन प्रभावशाली रखना, बातों को दोहराने से बचना और ट्रांजिशंस का सही इस्तेमाल करना, ताकि पूरे निबंध में एक सहज प्रवाह बना रहे। साथ ही यह भी समझाया गया है कि पर्सनल ओपिनियन देने का तरीका क्या होना चाहिए। ऐसा न लगे कि राइटर अपने विचार थोप रहा है, बल्कि पाठक को सोचने के लिए प्रेरित कर रहा हो। निबंध में सबसे जरूरी होता है उसका उद्देश्य। आप क्यों ये लिख रहे हैं? क्या आप किसी समस्या का समाधान दे रहे हैं, कोई तर्क पेश कर रहे हैं, या फिर किसी विषय की गहराई को समझा रहे हैं? जब राइटर अपने उद्देश्य को साफ रखता है तो निबंध में एक दिशा बनी रहती है और पाठक भी खुद को उस विचार यात्रा में शामिल महसूस करता है। एक अच्छा निबंध लेखक अपने विचारों को संतुलित तरीके से प्रस्तुत करता है। वह केवल अपने पक्ष को नहीं दिखाता, बल्कि विरोधी तर्कों को भी स्पेस देता है और फिर तर्कों के माध्यम से अपने दृष्टिकोण को मजबूत करता है। यही शैली निबंध को तटस्थ, बुद्धिमान और विश्वास योग्य बनाती है। इस अध्याय में निबंध लिखते समय कॉमन मिस्टेक्स से बचने की भी सलाह दी गई है।
जैसे कि विषय से भटक जाना, अनावश्यक जानकारी जोड़ना या फिर अत्यधिक जटिल भाषा का प्रयोग करना। निबंध एक संवाद है और संवाद तभी असरदार होता है जब वह स्पष्ट, सीधा और तार्किक हो। चाहे आप किसी प्रतियोगिता के लिए लिख रहे हों, किसी रिपोर्ट में अपने विचार रख रहे हों या फिर किसी आर्टिकल के जरिए जनमत को प्रभावित करना चाहते हों, निबंध लेखन हर जगह आपकी मदद करता है। यह न सिर्फ एक कम्युनिकेशन टूल है बल्कि एक थिंकिंग प्रोसेस भी है। यह आपको सिखाता है कि किस तरह आप जटिल विचारों को सरल भाषा में रख सकते हैं, किस तरह आप अपनी बात को समर्थन के साथ पेश कर सकते हैं और किस तरह आप पाठक को अंत तक जोड़ कर रख सकते हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि निबंध लेखन एक कला है जो अभ्यास और समझ से निखरती है। यह आपकी इंटेलेक्ट और एक्सप्रेशन दोनों को एक साथ मजबूत करता है और यही कारण है कि यह चैप्टर निबंध को सिर्फ एक लेखन अभ्यास नहीं बल्कि एक जरूरी सोचने और समझाने की स्किल के रूप में प्रस्तुत करता है, जो हर छात्र और प्रोफेशनल के जीवन में अनमोल साबित हो सकती है। मंच पर खड़ा होना और सैकड़ों निगाहों का सामना करना, ये सोचते ही बहुत से लोगों के हाथ पैर कांपने लगते हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, शब्द गले में अटक जाते हैं और दिमाग खाली सा लगने लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये डर सिर्फ आपकी आदत और अभ्यास की कमी है? इस चैप्टर में ठीक उसी डर का समाधान बताया गया है। मौखिक प्रस्तुतियां यानी ऑरल प्रेजेंटेशन सिर्फ एक स्किल नहीं है बल्कि ये आपकी पर्सनालिटी का वो हिस्सा बन सकती है जो आपको भीड़ में अलग पहचान दिलाती है। सबसे पहले बात आती है तैयारी की। कोई भी प्रेजेंटेशन तभी असरदार बनती है जब उसमें कंटेंट मजबूत हो और प्रेजेंटर पूरी तैयारी के साथ मंच पर आए। इस चैप्टर में यह समझाया गया है कि अपनी स्पीच या प्रेजेंटेशन को कैसे स्ट्रक्चर करें। शुरुआत में एक इम्पैक्टफुल इंट्रोडक्शन, बीच में क्लियर पॉइंट्स और अंत में एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन। आपकी शुरुआत ही आपके दर्शकों को आकर्षित करती है, इसलिए उसे रोचक, जिज्ञासा जगाने वाली और टॉपिक से जुड़ी होनी चाहिए। इसके बाद पूरे प्रेजेंटेशन में एक स्पष्ट फ्लो बना रहना चाहिए ताकि सुनने वालों को आसानी से समझ आ सके कि आप क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। इस चैप्टर में यह भी सिखाया गया है कि आपके शब्दों से ज्यादा असर आपके बॉडी लैंग्वेज का होता है। कैसे आप खड़े होते हैं, आपके हाव भाव क्या कहते हैं और आप आंखों से कितनी कॉन्फिडेंटली कांटेक्ट बनाते हैं। ये सब बातें आपकी क्रेडिबिलिटी को तय करती हैं। इसलिए बॉडी पोस्चर, जेस्चर्स और फेशियल एक्सप्रेशंस पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी गई है। सिर्फ जानकारी देना काफी नहीं होता, ऑडियंस को एंगेज करना भी जरूरी है। इस चैप्टर में बताया गया है कि एक इफेक्टिव प्रेजेंटर वो होता है जो अपनी बात को उदाहरणों, छोटे किस्सों, सवालों या विजुअल एड्स के जरिए और भी ज्यादा रोचक बना देता है। इससे न केवल सुनने वालों का ध्यान बना रहता है बल्कि वे आपकी बातों को लंबे समय तक याद भी रखते हैं। सबसे आम समस्या आती है घबराहट की। बहुत से लोग अच्छे वक्ता होते हैं, लेकिन जब सामने माइक होता है और चेहरों की भीड़ होती है तो वे खुद को व्यक्त नहीं कर पाते। इस चैप्टर में एंग्जाइटी को मैनेज करने के लिए कुछ बेहद प्रैक्टिकल उपाय बताए गए हैं, जैसे कि डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स, मिरर प्रैक्टिस और छोटे समूहों में बार बार बोलने का अभ्यास। धीरे धीरे ये सारे कदम आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और मंच पर आपकी नर्वसनेस को आत्मविश्वास में बदलते हैं। एक और अहम पहलू जिस पर इस चैप्टर में जोर दिया गया है वो है ऑडियंस को समझना। किसी भी प्रेजेंटेशन की सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप किसके सामने बोल रहे हैं। स्कूल के छात्र, कॉलेज के प्रोफेसर, बिजनेस क्लाइंट्स या जनरल पब्लिक, हर ग्रुप का अटेंशन स्पैन, लैंग्वेज लेवल और इंटरेस्ट अलग होता है। इसलिए अपनी स्पीच को उसी हिसाब से तैयार करना एक स्मार्ट मूव है। फिर आता है टाइम मैनेजमेंट। प्रेजेंटेशन में समय की सीमा होती है और उसके अंदर ही बात को प्रभावशाली तरीके से कहना एक कला है। इस चैप्टर में सिखाया गया है कि कैसे आप अपनी बातों को प्रायोरिटाइज करके एक कॉम्पैक्ट और असरदार प्रस्तुति बना सकते हैं। आखिर में बात होती है फीडबैक की। बहुत से लोग अपनी स्पीच देने के बाद बस खत्म कर देते हैं,
लेकिन इस चैप्टर में सिखाया गया है कि प्रेजेंटेशन के बाद मिलने वाला फीडबैक ही आपकी ग्रोथ का असली जरिया है। चाहे वो दोस्तों से मिले, ऑडियंस से या मेंटोर से, हर टिप्पणी से आपको सुधार का मौका मिलता है। इस तरह यह चैप्टर सिर्फ स्टेज पर खड़े होने की हिम्मत नहीं देता, बल्कि वहां बोलने की कला भी सिखाता है। ये एक ऐसे स्किल सेट को निखारता है जो न सिर्फ एकेडमिक और प्रोफेशनल जिंदगी में, बल्कि हर रोज के इंटरेक्शन में आपकी पावर बढ़ा सकता है। जब आप कॉन्फिडेंटली और स्पष्टता से बोलना सीख जाते हैं तो आप सिर्फ दूसरों से बेहतर नहीं बनते, आप खुद से भी बेहतर बन जाते हैं। और यही बदलाव इस चैप्टर की सबसे बड़ी ताकत है। परीक्षा का नाम सुनते ही ज्यादातर छात्रों के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। कई बार ऐसा लगता है कि हमने सब कुछ पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी नंबर अच्छे नहीं आते। क्यों? क्योंकि सिर्फ पढ़ लेना काफी नहीं है। असली फर्क तब पड़ता है जब आपकी तैयारी के साथ एक सही स्ट्रैटेजी जुड़ती है। यही स्ट्रैटेजी इस चैप्टर का मूल है। इसमें समझाया गया है कि परीक्षा में सफलता पाने के लिए सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि एग्जाम को हैंडल करने की एक समझ भी जरूरी है। सबसे पहली चीज जो इस चैप्टर में बताई गई है वो है टाइम मैनेजमेंट। परीक्षा के दौरान हर मिनट कीमती होता है। कई बार हम एक सवाल में इतना समय लगा देते हैं कि बाकी सवालों के लिए वक्त ही नहीं बचता। इसलिए आपको पहले यह समझना होता है कि किन सवालों पर ज्यादा समय देना है और किन्हें जल्दी निपटाया जा सकता है। यहां एक सुझाव यह है कि पहले उन सवालों को हल करें जिनका जवाब आपको अच्छे से आता है। इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है और समय की बचत भी होती है। दूसरा अहम पहलू है सवालों की सही अंडरस्टैंडिंग। कई बार छात्र सवाल को ठीक से पढ़े बिना ही जवाब देना शुरू कर देते हैं, जिससे पूरा उत्तर गलत दिशा में चला जाता है। इस चैप्टर में जोर दिया गया है कि हर सवाल को ध्यान से पढ़ें, उसमें क्या पूछा जा रहा है उसे समझें और फिर स्ट्रक्चर्ड तरीके से जवाब दें। अक्सर प्रश्नों में कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जैसे डिस्कस, कंपेयर, एनालाइज या जस्टिफाई, जिनका सही अर्थ समझना जरूरी है। ये शब्द ये तय करते हैं कि जवाब किस टोन और फॉर्मेट में लिखा जाना चाहिए। इसके बाद बात आती है क्लियर राइटिंग की। कोई भी एग्जामिनर आपके मन की बात नहीं पढ़ सकता, उसे सिर्फ वही दिखता है जो आपने उत्तर पुस्तिका में लिखा है। इसलिए आपका जवाब स्पष्ट, क्रमबद्ध और रीडेबल होना चाहिए। इसमें पैराग्राफ्स का सही उपयोग, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स जहां जरूरी हो, और एग्जाम्पल्स के साथ पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन का तरीका सिखाया गया है। एक अच्छा जवाब वही माना जाता है जो न सिर्फ सही हो, बल्कि प्रेजेंटेशन में भी ऑर्गेनाइज्ड हो। रिवीजन की इंपॉर्टेंस भी इस चैप्टर में खास तौर पर समझाई गई है। बहुत से छात्र पेपर पूरा करके तुरंत छोड़ देते हैं, लेकिन कई बार स्पेलिंग मिस्टेक्स, नंबरिंग एरर्स या कोई मिस्ड क्वेश्चन बस एक बार की रिव्यू से पकड़ा जा सकता है। इसलिए अंत में कुछ समय उत्तरों की जांच के लिए जरूर रखें। यह छोटी सी आदत आपके नंबरों में बड़ा फर्क ला सकती है। इस चैप्टर में एक और अहम बात कही गई है, खुद पर भरोसा और एंजाइटी से निपटना। परीक्षा के समय नर्वस होना सामान्य है, लेकिन अगर यह घबराहट आपके प्रदर्शन को प्रभावित करने लगे तो यह चिंता की बात है। यहां ब्रीदिंग टेक्निक्स, पॉजिटिव सेल्फ टॉक और मॉक टेस्ट्स के जरिए अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के उपाय बताए गए हैं। जब आप बार बार खुद को परीक्षा जैसे माहौल में डालते हैं तो असली परीक्षा में आपका दिमाग ज्यादा शांत और स्टेबल रहता है। अंत में एक अच्छा रूटीन बनाना भी परीक्षा रणनीति का हिस्सा है। यह चैप्टर बताता है कि किस तरह आप पूरे सिलेबस को टुकड़ों में डिवाइड करके हर दिन के लिए छोटे छोटे गोल्स सेट करके बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ये छोटी छोटी प्लानिंग टेक्निक्स आपको कंसिस्टेंट बनाती हैं और परीक्षा से पहले घबराहट को कम करती हैं। तो कुल मिलाकर ये चैप्टर सिर्फ इस बारे में नहीं है कि क्या पढ़ना है, बल्कि ये सिखाता है कि कैसे पढ़ा जाए, कैसे लिखा जाए और कैसे समय और तनाव दोनों को संभालते हुए खुद को बेस्ट वर्जन की तरह प्रेजेंट किया जाए। अगर इन तकनीकों को सही से अपनाया जाए तो नतीजों में फर्क साफ दिखने लगता है, और यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा वादा है।
आज के समय में सिर्फ डिग्री होना काफी नहीं है। असली लड़ाई तब शुरू होती है जब आपको अपनी योग्यता को दुनिया के सामने साबित करना होता है, एक नौकरी के इंटरव्यू में या फिर अपने रिज्यूमे के जरिए किसी अनजान एम्प्लॉयर को इम्प्रेस करते हुए। यही इस चैप्टर का मकसद है, आपको सिर्फ अच्छे मार्क्स नहीं बल्कि एक अच्छी नौकरी दिलाने लायक बनाना। इसमें एक एक स्टेप को प्रैक्टिकल तरीके से समझाया गया है ताकि आप अपनी एकेडमिक नॉलेज को रियल वर्ल्ड में कॉन्फिडेंटली अप्लाई कर सकें। सबसे पहली चीज है एक दमदार रिज्यूम बनाना। बहुत से लोग सोचते हैं कि रिज्यूम बस डिग्रियों और कामों की एक लिस्ट होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि रिज्यूम आपकी पहली इंप्रेशन होता है और कई बार यही तय करता है कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा या नहीं। इस चैप्टर में समझाया गया है कि एक इफेक्टिव रिज्यूमे कैसा दिखता है। उसमें क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, आपकी स्किल्स और अचीवमेंट्स बुलेट पॉइंट्स में साफ साफ लिखी होनी चाहिए और लैंग्वेज प्रोफेशनल होनी चाहिए, न ज्यादा लंबी न ज्यादा कैजुअल। इसमें यह भी बताया गया है कि कैसे आप अपने अनुभव को इस तरह पेश कर सकते हैं कि वो आपके पोटेंशियल को हाईलाइट करे, भले ही आपके पास अभी ज्यादा एक्सपीरियंस ना हो। इसके बाद आती है कवर लेटर की बात, जो कई बार कैंडिडेट्स स्किप कर देते हैं, जबकि एक अच्छा कवर लेटर आपके पर्सनैलिटी की झलक एम्प्लॉयर को देता है। इसमें बताया गया है कि कवर लेटर में आपको अपना इंटरेस्ट, रेलेवेंट स्किल्स और जॉब के लिए आपकी सूटेबिलिटी को कंपैक्ट और इंप्रेसिव तरीके से कैसे दिखाना है। जब रिज्यूम और कवर लेटर के जरिए आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो अगला पड़ाव आता है इंटरव्यू, और यही वो जगह होती है जहां नर्वसनेस और अनप्रिपेयर्डनेस सबसे ज्यादा दिखती है। इस चैप्टर में इंटरव्यू की पूरी जर्नी को समझाया गया है, क्या तैयारी करनी है, कैसे सवालों का जवाब देना है और किन चीजों से बचना है। इंटरव्यू के दौरान सबसे जरूरी होता है सेल्फ अवेयरनेस और क्लैरिटी। आप कौन हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपने पिछले प्रोजेक्ट्स में क्या सीखा, आप इस जॉब को क्यों पाना चाहते हैं। ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आपको अंदर से आने चाहिए, न कि रटे रटाए। चैप्टर बताता है कि इंटरव्यूअर सिर्फ आपके टेक्निकल नॉलेज से प्रभावित नहीं होता, बल्कि वो आपकी कम्युनिकेशन, एटीट्यूड और थिंकिंग प्रोसेस को भी ऑब्जर्व करता है। इसलिए आपके जवाबों में ऑनेस्टी और लॉजिक दोनों होने चाहिए। इस चैप्टर में बॉडी लैंग्वेज की भी इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया गया है। आप कैसे बैठते हैं, कैसे आई कांटेक्ट बनाते हैं और किस टोन में जवाब देते हैं। ये सब चीजें इंटरव्यूअर को आपके आत्मविश्वास के बारे में बताती हैं। इसलिए इंटरव्यू से पहले मिरर प्रैक्टिस, मॉक इंटरव्यूज और सेल्फ एनालिसिस करना बहुत काम का होता है। एक और चीज जो अक्सर नजरअंदाज होती है वो है कंपनी रिसर्च। चैप्टर में बताया गया है कि इंटरव्यू में जाने से पहले उस कंपनी के बारे में बेसिक जानकारी रखना जरूरी है। यह दिखाता है कि आप सच में उस जगह पर काम करने के लिए इंटरेस्टेड हैं। साथ ही इंटरव्यू के अंत में जब आपसे पूछा जाए डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, तो आपके पास थॉटफुल क्वेश्चंस होने चाहिए जो आपकी क्यूरियोसिटी और सीरियसनेस को जाहिर करें। और आखिर में यह चैप्टर एक बहुत ही जरूरी माइंडसेट शिफ्ट सिखाता है कि नौकरी सिर्फ एक इनकम सोर्स नहीं है, बल्कि ये आपकी ग्रोथ का प्लेटफॉर्म है। इसलिए जॉब सर्च एक ट्रांजैक्शन नहीं, एक ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। हर एप्लीकेशन, हर इंटरव्यू आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, और ये चैप्टर यही सिखाने आया है कि कैसे आप इस पूरे प्रोसेस को सीखने, समझने और ग्रो करने का जरिया बना सकते हैं। इसलिए अगर आप सिर्फ मार्क्स नहीं, एक मीनिंगफुल करियर चाहते हैं तो इस चैप्टर की स्ट्रैटेजीज आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। तो दोस्तों, अब जब आपने कम्युनिकेशन स्किल्स 4th एडिशन हैंडबुक की ये जरूरी सीखें समझ ली हैं, तो एक बात साफ है, इस किताब में सिर्फ क्या बोलें नहीं, बल्कि कैसे सोचें, कैसे पेश करें और कैसे ग्रो करें, ये सब कुछ सिखाया गया है। ये सिर्फ कम्युनिकेशन इंप्रूव करने की किताब नहीं है, ये एक पूरा टूल किट है स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी एकेडमिक और करियर क्लैरिटी पाना चाहते हैं, और प्रोफेशनल्स के लिए
जो दुनिया से कॉन्फिडेंटली जुड़ना चाहते हैं। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा, कुछ वैल्यूएबल पाया, तो द ग्रेट राठौर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लाते हैं ऐसी ही रेयर और काम की किताबों की दमदार समरीज, वो भी एक अलग अंदाज में। और हाँ, कमेंट में आज बस एक बात लिखना मत भूलना, अब मैं सिर्फ बोलूंगा नहीं, असर छोड़ूंगा। आपका हर शब्द आपकी पहचान बन सकता है। तो चलिए, आज से अपनी आवाज को अपनी ताकत बनाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बोलिए कम, सोचिए गहरा और सीखते रहिए। जय हिंद।